यहाँ तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडीएस्ट जगह भी है, जहां पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। और एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे। इसे एज ए डेजर्ट क्लासिफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ पर सिर्फ 51 mm के अराउंड बारिश होती है, और जब बारिश होती भी है तो वो गिरते ही बर्फ बन जाती है। तो देखा जाए तो एंटार्क्टिका दुनिया की इकलौती ऐसी जगह हुई जहां पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों ने एंटार्क्टिका पर कब्जा करने की कोशिश ना करी हो। इस नक्शे को ही देखिए। फ्रांस कहता है कि एंटार्क्टिका का ये वाला हिस्सा फ्रांस का है। नॉर्वे कहता है कि ये हिस्सा मेरा है। ऑस्ट्रेलिया इस पूरे राइट वाले हिस्से पर अपना क्लेम जमाता है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे देश भी एंटार्क्टिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम जमाते हैं। अराउंड 350 BC की बात है कि ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि धरती एक्चुअली में गोल है। ग्रीक्स उस समय जानते थे कि धरती के नॉर्थ में आर्कटिक करके कोई जगह है, उसे ये लोग आर्कटोस करके पुकारते थे। यह आर्कटोस शब्द आया था बेर से। आसमान में जो हमें कॉन्स्टेलेशंस दिखती है ना, एक द ग्रेट बेर की कॉन्स्टेलेशन है, तो उस कॉन्स्टेलेशन को देखकर इन्होंने आर्कटिक का नाम आर्कटोस रखा था। अब क्योंकि ये जानते थे कि धरती गोल है, तो नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी कुछ होगा, तो इन्होंने सोचा कि जो भी चीज साउथ में है हम उसे नाम देते हैं एंटार्क्टोस। इसका मतलब हुआ उस बेर के ऑपोजिट, आर्कटोस का उल्टा, और यहीं से ही ये नाम निकल कर आया दोस्तों, एंटार्क्टिक। हालांकि पहली बार इंसानों ने सिर्फ 1890s के अराउंड ही एंटार्क्टिका की जमीन पर कदम रखा, लेकिन उससे कई 100 सालों पहले ही एंटार्क्टिका नक्शों में दिखना शुरू हो चुका था। बहुत से एक्सप्लोरर्स ने जब एक्सपीडिशंस करी दुनिया भर में, तो वो जानते थे कि साउथ में अगर हम धरती के जाएंगे तो कोई जमीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एग्जैक्टली इस जमीन पर है क्या, ये कितनी बड़ी है, कैसी है। इसी रीजन से जो फ्रेंच एक्सप्लोरर्स थे, जब उन्होंने नक्शा बनाया धरती का साल 1530 में, उन्होंने एंटार्क्टिका को ड्रॉ जरूर किया। इस नक्शे को देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दिखाया गया है, राइट साइड पर सदर्न हेमिस्फेयर दिखाया गया है। इस सदर्न हेमिस्फेयर के बीच सबसे बड़ी जमीन को इन्होंने नाम दिया है टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। इसका मतलब बना अननोन सदर्न लैंड। इसके करीब 200 सालों बाद साल 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक पहले इंसान बन जाते हैं एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ में जाने वाले। ये करीब 130 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिका से जब इन्होंने शिप को वापस मोड़ा। हालांकि इन्होंने एंटार्क्टिका को देखा नहीं, लेकिन इन्होंने आइसबर्ग जरूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट्स पाए गए। जब इन्होंने उन पत्थरों को देखा तो इन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ, टेरा ऑस्ट्रालिस जैसी कोई जगह जरूर एग्जिस्ट करती है। और ज्यादा एंटार्क्टिका के करीब जाना इतना डेंजरस था कि इन्होंने फेमसली कहा, आई कैन बी बोल्ड टू से दैट नो मैन विल एवर वेंचर फार्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड्स व्हिच मे लाई टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। इन्हें इतना यकीन था कि एंटार्क्टिका तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक है, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं और जहाज किन्हीं भी आइसबर्ग से टकरा सकते हैं। लेकिन ये शब्द इनके करीब 50 साल बाद गलत साबित हो जाते हैं। अब पहली बार एंटार्क्टिका की जमीन पर किसने कदम रखा, ये चीज काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई लोग क्लेम करते हैं कि वो पहले इंसान थे। ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का मानना था कि वो पहले थे ये करने वाले, क्योंकि उनका जहाज भटक गया था और वो एंटार्क्टिका में चले गए थे। पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई थी साल 1895 में, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही एंटार्क्टिक था वो इसके किनारे पर पहुंचा। इस जहाज में मौजूद लोगों ने एक छोटी सी बोट उतारी जिसमें 6-7 लोग बैठकर एंटार्क्टिक की जमीन तक गए। इस बोट में एक नॉर्वेजियन थे, कार्स्टन ब्रॉच ग्रेविंग। ये कहते हैं कि ये बोट से पहले उतरे थे और इन्होंने कदम रखा एंटार्क्टिका की जमीन पर। लेकिन एक न्यूजीलैंड के बंदे थे अलेक्जेंडर, वो कहते हैं कि वो भी इस बोट में बैठे थे और बोट को ठीक से स्टेडी रखने के लिए इन्होंने पहले कदम रखा था बोट से बाहर। मतलब सेम बोट में बैठे हुए दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि पहले कौन उतरा था और एंटार्क्टिका पर पहले कदम किसने रखा था। इसकी एक बड़ी फनी ड्राइंग भी बनाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि पीछे से ये अलेक्जेंडर भाई साहब चुपके से बोट से कूद रहे हैं ताकि ये पहले इंसान बन जाए कदम रखने वाले, और बोट में बाकी लोग बैठे बैठे हैरान होकर देख रहे हैं कि इसने ये क्या कर दिया, हम पहले होने वाले थे। इसके बाद 1900s के पहले 10-20 सालों को हीरोइक एरा बुलाया जाता है एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि कई सारी एक्सपीडिशंस करी गई इस समय में जिन्होंने नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करी और कई नई चीजें पता लगी हमें एंटार्क्टिका के बारे में। हमें पता चला कि पहली बार प्लांट्स भी उगते हैं इस कॉन्टिनेंट पर, जब मॉसेस पाए गए एंटार्क्टिका में उगते हुए। और इस हीरोइक एरा के बाद शुरू हुआ एंटार्क्टिका का कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सी कंट्रीज ने एंटार्क्टिका पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी। 1908 और 1942 के बीच में 7 अलग अलग देशों ने अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करी इस कॉन्टिनेंट।
ये देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कई और ऐसे देश थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी जैसे, जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नई एक्सपीडिशंस करने लग रहे थे एंटार्क्टिका पर बिना कोई टेरिटरी क्लेम करे। हिटलर के समय में साल 1939 में एक जर्मन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन भी हुई थी। इसमें ये लोग एरोप्लेन लेकर गए और एंटार्क्टिका की कुछ एरियाज पर इन्होंने फोटो खींची और एरोप्लेन से मेटल के नाजी स्वास्तिका से ड्रॉप कर दिए जमीन पर, यह क्लेम करने के लिए कि जहां पर हमने ये अपना निशान गिरा दिया है, ये एरिया अब नाजी जर्मनी के कंट्रोल में। इस पीरियड में सरप्राइजिंगली यूएस से कोई ज्यादा एक्टिव देश नहीं था। साल 1924 में अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस करी एंटार्क्टिका के टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर। इन्होंने कहा कि अगर कोई देश एक्चुअली में डिस्कवरी करता है किसी नई जमीन की एंटार्क्टिका में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नई जमीन है वो उस देश की हो गई। वो जमीन उस देश की तभी होगी जब एक्चुअली में कोई सेटलमेंट हो उस जमीन पर, उस देश के लोग आकर परमानेंटली उस जमीन पर रहने लग जाएं, और ऐसा कभी हुआ नहीं। अब जैसे एंटार्क्टिका पर अलग अलग देश अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग कंपनीज इंटरनेट पर आपका प्राइवेट डेटा चुराने की कोशिश करती हैं। और क्या आप जानते हैं, इंटरनेट पर अपने डेटा को प्राइवेट और सिक्योर रखने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एक वीपीएन इस्तेमाल करना। मेरी राय में बेस्ट वीपीएन ऐप है नॉर्ड वीपीएन की, जो मेरे लिए काफी यूजफुल होती है जब मैं ट्रैवल करता हूं अलग अलग देशों में। जब भी मैं पब्लिक वाईफाई को या होटल्स में वाईफाई को एक्सेस करता हूं तो वीपीएन के द्वारा करता हूं, ताकि मेरे डेटा लीक ना हो सके। इसके अलावा 5400 से ज्यादा सर्वर्स हैं नॉर्ड वीपीएन के 59 अलग अलग कंट्रीज में, जिनके जरिए आप अपनी लोकेशन स्पूफ कर सकते हैं और ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है आपको ट्रैक करना कि आप एक्चुअली में है कहां पर। नॉर्ड वीपीएन वन ऑफ द ओनली वीपीएन एप्स है जो एक्चुअली में चाइना में भी काम करती है, और चाइना में जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इनका सबसे लेटेस्ट फीचर है थ्रेट प्रोटेक्शन, जो आपको प्रोटेक्ट करता है इंट्रूसिव एड्स, मैलिशियस साइट्स, डाउनलोड्स और ट्रैकर से जो वेबसाइट्स पर होते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपका प्राइवेट डेटा कलेक्ट नहीं करते। अब क्योंकि नॉर्ड वीपीएन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, आप लोगों को एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा इनके 2 साल के प्लान पे, प्लस एक एक्स्ट्रा महीना फ्री मिलेगा। अगर आप इस लिंक पर जाएंगे nordvpn.com/ध्रुव, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। याद रखिए इनकी 30 डे मनी बैक गारंटी भी है, तो अगर आपको ये नॉर्ड वीपीएन अपने लिए सूटेबल ना लगे तो कोई रिस्क नहीं है ट्राई करने में। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये सारे देश और स्ट्रांगली फाइट करने लगे एक दूसरे से एंटार्क्टिका की जमीन हड़पने के लिए। अब जब मैं फाइट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली एक दूसरे से जंग पर चले गए थे। मेरा मतलब ये है कि ये अपने क्लेम्स को और स्ट्रांगली दिखा रहे थे। इन देशों ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन सेटअप किए एंटार्क्टिका में, ये जतलाने के लिए कि देखो हमारा परमानेंट स्टेशन है यहाँ पर, परमानेंटली अब लोग रहने लग रहे हैं, रिसर्चर्स काम करने लग रहे हैं, इसलिए ये हमारी जमीन होनी चाहिए। नक्शे में अगर आप देखोगे एंटार्क्टिका के कई आइलैंड्स हैं जो एंटार्क्टिका के करीब है। एक ये हर्ड एंड मैक्वायरी आइलैंड्स हैं। 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टेशंस को इन आइलैंड्स पर लगाया। 1953 में ये केरगुएलिन एंड क्रोजेट आइलैंड्स हैं, फ्रांस ने अपने परमानेंट बेसिस को यहां पर एस्टैब्लिश किया। फिर अगले साल 1954 में ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में मेनलैंड एंटार्क्टिका तक पहुंच गया और मॉसन स्टेशन बनाया, जो कि एक्चुअली में एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट के ऊपर था। एक साल बाद अर्जेंटीना ने अपना जनरल बेलग्रानो स्टेशन बनाया, यह भी एंटार्क्टिका के ऊपर फिल्चनर आइस शेल्फ पर था। वैसे एंटार्क्टिका में इतनी बर्फ जमी हुई है कि यह बताना मुश्किल है कि कहां सिर्फ बर्फ है और कहां पर बर्फ के नीचे एक्चुअली में जमीन मौजूद है। इसलिए इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका की जमीन के बाहर कुछ आइस शेल्फ्स, इन आइस शेल्फ्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये रिसर्च स्टेशंस खड़े करना एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गई कई देशों। एक समय पर ब्रिटिश, चिलियन और अर्जेंटीनियन बेसिस इतने करीब थे एक दूसरे के कि ये कहना कि ये साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए स्टेशंस बनाए गए थे, ये चीज साफ साफ पता लग रही थी कि ऐसा नहीं था। ये चीज क्लियरली दिख रही थी कि ये इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए ये स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं 3 देशों के एंटार्क्टिका पर जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो भी ओवरलैप होते हैं। एंटार्क्टिका के अब इस पॉलिटिकल मैप को देखिए, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये अलग अलग देशों के आज के दिन बेसिस है, रिसर्च स्टेशन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एंटार्क्टिका पर। अब नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड ने जो क्लेम किया है एंटार्क्टिका की जमीन को, ये बड़ा क्लियर है कि ये कौन सी जमीन को क्लेम करते हैं और एक दूसरे के साथ इनका कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा। लेकिन नक्शे के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा चिली, ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने जो क्लेम किया है ये एक दूसरे से ओवरलैप होने लग रहा है। चिली के क्लेम के अंदर ब्रिटिश और अर्जेंटीना के क्लेम भी मौजूद है। साल 1950 में सोवियत यूनियन की सरकार एक मेमोरेंडम इशू करती है बाकी सारे देशों को कि कोई भी देश अगर सोवियत यूनियन से पूछे बिना टेरिटरी क्लेम करेगा, बिना सोवियत की पार्टिसिपेशन के एंटार्क्टिका को लेकर अगर डिसीजंस लेगा, तो हमारा देश किसी भी क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इस समय तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में
कोल्ड वॉर की भी शुरुआत हो गई थी और लोगों को अब ये डर लगने लगा कहीं ये दोनों देश एंटार्क्टिका पर भी अपनी जियोपॉलिटिक्स ना खेलने लग जाएं। ये दोनों देश वैसे ही अलग अलग एरियाज में दुनिया के लड़ने लग रहे थे एक दूसरे से, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों एंटार्क्टिका की जमीन पर भी अब लड़ने लग जाए। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। साल 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर बाकी सरकारों को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि एंटार्क्टिका हमेशा एक आजाद और पीसफुल जगह रहे। 15 अक्टूबर 1959 को वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस होती है इसको लेकर और 1 दिसंबर 1959 को एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी में 3 बड़ी चीजें कही जाती हैं। पहला, एंटार्क्टिका को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सबको आजादी होगी। और तीसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो नतीजे निकलेंगे वो फ्रीली एक्सचेंज किए जाएंगे और सबको अवेलेबल होंगे। इस ट्रीटी को शुरुआत में 12 सरकारों के द्वारा साइन किया जाता है, जिसमें सारे वो देश इंक्लूडेड थे जो टेरिटरी क्लेम कर रहे थे एंटार्क्टिका पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस ट्रीटी के बारे में कि जो भी क्लेम किया था इन देशों ने, वो क्लेम्स एबॉलिश नहीं किए जाते, वो क्लेम्स खत्म नहीं होते। ये ट्रीटी उन क्लेम्स को बस टेम्पररी सस्पेंड कर देती है। तो लीगली कहा जाए तो ये सारे देश आज के दिन तक उन सारी टेरिटरीज को क्लेम करते रह सकते हैं और वो ये कर भी रहे हैं आज के दिन तक। ये जो एंटार्क्टिका का पॉलिटिकल नक्शा है ये आज के दिन तक भी वैलिड है। इसमें सबसे बड़ा शेयर है ऑस्ट्रेलिया का। 42% जमीन एंटार्क्टिका की ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि एक्चुअली में अमेरिका इन सारी कंट्रीज के क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि ज्यादातर कंट्रीज दुनिया भर की इन सारी टेरिटोरियल क्लेम्स को रिजेक्ट करती है। इतना ही नहीं, ये जो 7 कंट्रीज हैं जो टेरिटरीज क्लेम कर रही हैं एंटार्क्टिका पर, ये भी एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे तो एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यूके, चिली और अर्जेंटीना एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि उनकी टेरिटरीज ओवरलैप करती हैं। आज के दिन ये जो देश कह रहे हैं कि एंटार्क्टिका में ये जमीन हमारी है, इसके मायने सिर्फ सिंबॉलिक है। इस ट्रीटी ने इन सारे क्लेम्स को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जब ये ट्रीटी एक्सपायर होगी तब ये सारे टेरिटोरियल क्लेम्स इंपोर्ट 7 देश एंटार्क्टिका की टेरिटरीज को क्लेम करके बैठे हैं। ये ट्रीटी एक्सपायर होगी साल 2048 में। उसके बाद इस ट्रीटी को वापस से